Laws of photoelectric emission. Rate of emission of photoelectrons and intensity of light जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल होती है, यानी डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाता है यार, वही चीज करंट है, ये भी हम कह सकते हैं करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसी चीज को आप बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये पहला लॉ है। लॉज किसने दिए? लेनर्ड और मिलिकन ने मिलकर दिए। दूसरा लॉ है कि भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं होती। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैज नथिंग टू डू विद द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़े, लेकिन इसके लिए भी याद रखिएगा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सब हम लोग ग्राफ में अभी पढ़ रहे थे तो सब जान चुके हैं। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, चाहे जितनी इंटेंसिटी आप लगा दीजिए। और आखिरी पॉइंट अपना टाइम लैग वाला, यानी कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट करेगी, पहली किरण गिरेगी, वैसे ही एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स शुरू हो जाएगा। इतना कम टाइम लगता है या इससे भी कम टाइम लगता है, तो ह्यूमंस के लिए प्रैक्टिकली एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेंटली हो जाता है। नाउ वी विल स्टडी इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, दो बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहली बार कोई और फ्रीक्वेंसी लेके आ रहे हैं न्यू वन, दूसरी बार कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी लेके आ रहे हैं न्यू टू। लेकिन ये मेंटेन किया है हमने कि दोनों का आई सेम है, इंटेंसिटी दोनों की हमने सेम रख ली है। इससे क्या फायदा होगा, जब इंटेंसिटी सेम होगी तो उसका सैचुरेशन करंट जो होगा वो सेम होगा, है ना। दिस इज द करंट फोटो, यू कैन से फोटो करंट। और ये सैचुरेशन वैल्यू जो होगी, ये वर्टिकल लाइन की जो लेंथ होगी वो लगभग सेम होगी, बट दोनों फ्रीक्वेंसी अपनी अपनी अलग वैल्यू की वजह से अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल दे देंगी। क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है और एनर्जी इज इक्वल टू ईवी जीरो भी होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब एनर्जी बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, जब एनर्जी बढ़ती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल, एनर्जी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। तो अगर हम ये क्लेम करते हैं कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन सेकेंड फ्रीक्वेंसी, तो सेकेंड फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। इस वाली फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे जाएगा और इस वाली फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे जाएगा। सो दिस विल बी द जनरल शेप ऑफ द ग्राफ फॉर बोथ द फ्रीक्वेंसीज। अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये तो पता ही था, लेकिन सैचुरेशन करंट जो है वो सेम है। दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी जाके एक ही सैचुरेशन करंट पे मिल जा रही हैं। और ये सैचुरेशन करंट क्योंकि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, हम लोगों ने इंटेंसिटी सेम रखी थी इसलिए वो सेम आया। ये याद रखिएगा, भले डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है लेकिन वो दोनों फ्रीक्वेंसीज को हमने चूज किया है कि वो सेम इंटेंसिटी पे बनी रहे। मतलब इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, ब्राइटनेस, है ना। ब्राइटनेस तो हम लोग जानते हैं ना फोटोग्राफी में, वही चीज इंटेंसिटी होती है। ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा ब्राइटनेस। जैसे सन की ब्राइटनेस या सन की इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक बल्ब से बहुत ज्यादा होती है। अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो और ज्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें मिलेगा। हमने कहा था कि जो ν2 है वो हायर फ्रीक्वेंसी है, तो इसका ν2 का जो V02 है वो ν1 के V01 से और ज्यादा नेगेटिव साइड में है ना। तो अगर ये -5 वोल्ट है तो ये -12 वोल्ट होगा, तो ये और ज्यादा नेगेटिव, मैग्नीट्यूड में ज्यादा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन है ना। तो ये तो ग्राफ से बिल्कुल क्लियरली दिख ही रहा है। अब अगर हम लोग ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इंसिडेंट करेंगे तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वजह से ज्यादा एनर्जी होगी उसमें। भाई क्या होता है, हम लोग जानते हैं E = H न्यू, तो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ν2 ज्यादा है, H तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका E1 क्या हो जाएगा H ν1। जब ν1 से ν2 ज्यादा है तो E1 से E2 ज्यादा होगी, यानी कि यहां के मुकाबले यहां ज्यादा एनर्जी आ रही है। ज्यादा एनर्जी आने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है जब ये निकल रहे होंगे तो उनकी वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा होगी, इनकी कम होगी। जब इनकी ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो उनको रोकना मुश्किल होगा। रोकने के लिए मतलब ज्यादा तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए ज्यादा बड़ा रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा या ज्यादा बड़ा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। वही बात यहाँ पे लिख दी गई है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो, नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो, रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलो, सब एक ही बात है। रिवर्स पोटेंशियल भी कई जगह लिखा मिलेगा आपको। अब जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिसको इस पे डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन्स बस अपनी जगह छोड़ दें लेकिन काइनेटिक एनर्जी ना पा पाए। इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पे तो उतर आएंगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी उनमें नहीं होगी। उसे हम लोग कहेंगे मिनिमम इंसिडेंट एनर्जी। अब क्योंकि मिनिमम होगी तो वो क्या हो जाएगा H ν0 एनर्जी होगी। मतलब ν0 जो होगा उसका ये ν1 ν2 ν3 आगे बढ़ रहा है वो बिल्कुल नीचे होगा और सैचुरेशन करंट जो है उसका यहां तक वो शुरू होगा एक तरीके से बिल्कुल जीरो करंट पे, वो करंट दे ही नहीं पाएगा। मतलब वो इसी एक्सिस पे लाई, ये कर्व जो है ये उतर के एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। उस वाले मिनिमम इंसिडेंट एनर्जी के लिए जो एनर्जी बनेगी उसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। अब ν0 तो एक स्पेशल केस हो गया कि जब बस भाई करंट ही नहीं निकल रहा है, बस एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इससे और कम फ्रीक्वेंसी अगर लेके आएंगे तो कोई काम ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स उखड़ेंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं आएंगे। अब जब इंसिडेंट एनर्जी को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, ν0 से बढ़ के ν1 ν2 वाले लेवल में जा रहे हैं, तब इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा होगी, वर्क फंक्शन से बड़ी होगी। उस केस में हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी देख पाएंगे। तो अगर हम लोग मिनिमम इंसिडेंट एनर्जी वाले सिचुएशन में हैं तो वो वर्क फंक्शन के बराबर होगी। मिनिमम इंसिडेंट एनर्जी से थोड़ी ज्यादा है तो इंसिडेंट एनर्जी जो होगी उसे मिनिमम नहीं कहेंगे, वो वर्क फंक्शन से बड़ी होगी। तो उस डिफरेंस को हम लोग कहां रख पाएंगे, वो डिफरेंस आ जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि वो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स को, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगी। तो इंसिडेंट एनर्जी यानी H न्यू वो वर्क फंक्शन से कितनी ज्यादा है, Ke मैक्स ज्यादा है। अब हम यहां से वर्क फंक्शन को क्या रख सकते हैं, H ν0 रख सकते हैं। सच बात यह है कि यही आइंस्टीन इक्वेशन है जिसे हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको कर लेते हैं क्योंकि ग्राफ में इसकी जरूरत है। थोड़ा सा हिंट मिल गया हम लोग को। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इस तरह आ रहा है। तो ये तो भाई H कांस्टेंट है ना, ν0 भी कांस्टेंट है, तो हम क्यों ना इसे ऐसे लिख लें, ओके। और H कांस्टेंट है तो
इसको ए लिख लें और न्यू, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाली इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की इस तरह फंक्शन है। ये कुछ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ बन रहा है, जहां पे y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। थोड़ा सा एक्सिस वगैरह बना लें। x एक्सिस पर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, y एक्सिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह लो। y इंटरसेप्ट तो अपना माइनस बी के बराबर हो गया, मतलब हम लोग यार इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर रहे हैं, और फिर इसके बाद ये ग्राफ कुछ इस तरह हो गया। स्लोप पॉजिटिव है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो स्लोप यानी a पॉजिटिव। h बोलो, a बोलो, m बोलो, तीनों ही स्लोप है ना। ये इस पॉइंट को टेंड करेगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए इससे नीचे कोई नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ये पॉइंट क्या होगा, ये न्यू नॉट होगा, है ना। ये जो ग्राफ है दिस इज ओनली वैलिड व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। न्यू इज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जा रहे हैं, न्यू बढ़ता जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। लेकिन न्यू नॉट से नीचे अगर हम फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं तो कोई भी रियल काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। लेकिन ग्राफ को कंप्लीटनेस देने के लिए ये हम लोगों ने मिला दिया है और y इंटरसेप्ट हमें दिख रहा है। तो y इंटरसेप्ट अपना दिखने लगा कैसा, माइनस बी के बराबर हम लोग ने बताया था। माइनस बी बोले चाहे c बोले चाहे माइनस एच न्यू नॉट बोले, आप ये भी लिख सकते हैं। मैं तो इधर एच न्यू नॉट बोलना ज्यादा अच्छा समझूंगा। दिस इज द y इंटरसेप्ट, और स्लोप मैं इस लाइन की बोलूंगा किसके बराबर, a के बराबर, यानी कि h के बराबर। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो भी प्लैंक्स कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, इस ग्राफ का जो y इंटरसेप्ट है वो भी प्लैंक्स कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तैयार हो गया अपना ग्राफ, और ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी है, मतलब सिर्फ थ्योरी से ही नहीं, एक्सपेरिमेंट से भी इसे वेरीफाई किया जा चुका है। उसी ग्राफ को मैं राइट से लेफ्ट में कॉपी कर रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमने सीखा था, वो इक्वल होती है EV0 के। तो यार V0 भी KE मैक्स डिवाइडेड बाई E होगा, कांस्टेंट होगा। तो चाहे KE मैक्स रखें चाहे V0 रखें, एक ही बात होगी, है कि नहीं। यानी कि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी फ्रीक्वेंसी से प्लॉट कर सकते हैं। तो जो शेप इसका होगा वही शेप इसका होगा। बस अब हम लोग यहाँ V0 कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ही। अब हम लोग दो मेटल्स ले रहे हैं, द ब्लैक वन इज मेटल A एंड द रेड वन इज मेटल B, ठीक है। मेटल A का वर्क फंक्शन अलग होगा, मेटल B का वर्क फंक्शन अलग होगा। मान लीजिए कि मेटल B ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो फिर मेटल B का जो ये वाला पॉइंट होगा ये थोड़ा आगे होगा, है कि नहीं। दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल A एंड दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल B, ठीक है। तो अब ये वाला ग्राफ भी हम लोग बढ़िया से बना लेते हैं, पैरेलल पैरेलल चलेगा। क्यों पैरेलल होगी यार, स्लोप दोनों की सेम होगी, कितनी, h/e। कैसे आई देखते हैं। देखिए ये इक्वेशन तो पता थी हमें, इस इक्वेशन को हमने लिख लिया, सब में E से डिवाइड कर दिया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया। हमने ये सीखा कि KE मैक्स बाई E जो है वो V0 लिखा जा सकता है, उसको V0 लिख दिया।
h/e एक कांस्टेंट है, उसको अलग कर लिया, और h/e एक कांस्टेंट है, उसे अलग कर लिया। v0 या न्यू 0 भी कांस्टेंट है ना। जब भाई a के लिए लिखेंगे तो यहाँ a लग जाएगा, v0 a लग जाएगा, और जब यहाँ पर b के लिए करेंगे तो यहाँ पे b लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाहे मेटल ए हो चाहे मेटल बी हो, स्लोप तो दोनों के लिए सेम रहेगी। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि न्यू ए इज ग्रेटर देन न्यू 0 ए और न्यू बी इज ग्रेटर देन न्यू 0 बी। इन दोनों ही ग्राफ को हम लोग कौन सी इक्वेशन से, इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका न्यू 0 अलग है और इसका न्यू 0 अलग है, उसी हिसाब से इक्वेशन हमारी थोड़ी सी चेंज होती जाएगी। तो अब इस ग्राफ के क्या इन्फरेंसेस हैं उन्हें डिस्कस कर लेंगे। तो भाई अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली वेरी करता है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से, वो तो हम लोग ने यहाँ पे देख ही लिया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से लीनियर रिलेशन में y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। ये मेटल A के लिए बन गया, ये मेटल B के लिए बन गया। दूसरी बात क्या है कि अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी होगी, रेड वाले के लिए इससे कम फ्रीक्वेंसी हो और ब्लैक वाले मेटल के लिए इससे कम फ्रीक्वेंसी हो, तो फिर कोई भी रेडिएशन नहीं होगा, चाहे जितनी भी इंटेंसिटी आप ले लें, बिल्कुल भी आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हुए नहीं दिखेंगे और काइनेटिक एनर्जी नहीं जनरेट हो पाएगी, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा। और वहीं अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन ऐसा है कि थ्रेशोल्ड उससे बड़ा है, यानी फ्रीक्वेंसी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी है, ये कंडीशन होल्ड करती है, यानी हम इस रीजन में हैं, तो पक्का है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही और इंस्टेंटली निकलेंगे। आपको बिल्कुल भी कोई विजिबल टाइम लैग नहीं दिखाई देगा। कितना टाइम लैग होता है? 10⁻⁹ सेकंड का, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और चाहे जितनी, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो चाहे जितनी ब्राइट लाइट मारो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो चाहे जितनी डिम लाइट मारो जरूर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ब्राइट लाइट मतलब हाई इंटेंसिटी, डिम लाइट मतलब लो इंटेंसिटी। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, हाइजन ने एक वेव थ्योरी दी थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कुछ बातें थी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसके अकॉर्डिंग कुछ और रिजल्ट्स आए। तो हम लोग बार बार यही कहेंगे कि वेव थ्योरी ये कहती है, लेकिन असली में ये होता है। जैसे पहला पॉइंट है कि भाई लगातार रेडिएंट एनर्जी गिरती जा रही है फ्री मेटल सरफेस पे, है ना, ये रहा मेटल सरफेस, इस पे लगातार रेडिएशंस गिरते जा रहे हैं, तो लगातार एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी, तो और ज्यादा इंटेंसिटी डालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन असली में ऐसा नहीं होता। इंटेंसिटी पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ही नहीं करता है। ऐसा हम लोग देख भी चुके हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाओ तो करंट बढ़ जाता है, I से 2I पे ले जाओ, मतलब ये I इंटेंसिटी है, ये I करंट है, तो करंट तो बढ़ जाता है, लेकिन ये V0 क्या होता है बता पाएंगे? तो V0 आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, आपने सही गेस किया। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि EV0 इज इक्वल टू ½ mv² होता है। तो यार काइनेटिक एनर्जी EV0 के बराबर है, तो V0 कांस्टेंट है तो EV0 भी कांस्टेंट होगा, तो ½ mv² भी कांस्टेंट होगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। यहाँ पे आप Ke की जगह Ke max भी लिख सकते हैं, यहाँ भी Ke max लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाइजन वेव थ्योरी कुछ कह रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स उसके
ऑपोजिट आ रहे हैं। चाहे जो फ्रीक्वेंसी हो इंसिडेंट लाइट की, लेकिन अगर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन सफिशिएंटली हाई है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आने चाहिए। ये सजेस्ट करती है वेव थ्योरी। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं नहीं नहीं भाई, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, लेकिन कोई भी मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं चाहिए। वेव थ्योरी जो है वो इंटेंसिटी पे फोकस करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोकस करता है फ्रीक्वेंसी पे। पूरे वेव फ्रंट को कई सारे इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो यार हर एक इलेक्ट्रॉन को बहुत थोड़े टाइम के लिए यानी 1 सेकेंड में बहुत कम ही एनर्जी मिलती होगी। तो हर पर इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी इतनी कम है तो काफी ज्यादा टाइम लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से निकल के बाहर आने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। असली में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बिल्कुल टाइम नहीं लगाता है, वो तुरंत ही हो जाता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। टाइम का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁻⁹ सेकेंड में होता है, यानी कि बिल्कुल ह्यूमन आईज के लिए ये इंस्टेंटेनियस होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जबकि वेव थ्योरी कहती है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को बहुत टाइम लगना चाहिए था, ये पता नहीं कैसे हो रहा है। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट्स बता रहे हैं कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की डिस्कवरी के बाद वेव थ्योरी हाइजन की लाइट के लिए फेल होती हुई नजर आने लगी इस पॉइंट पर। अब पढ़ेंगे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी में यह कहा था कि लाइट कंटिन्यूअस वेव की तरह नहीं है, बल्कि लाइट डिस्क्रीट पैकेट्स की तरह है, यानी लाइट पार्टिकल से बनी हुई है। वो पार्टिकल क्या है? फोटॉन्स है। उनका नाम प्लैंक ने क्या दिया था? क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन। इसी से आगे हम लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। ये रही एक मेटल सरफेस, उस पे बाहर से लाइट आ रही है, लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी न्यू, तो लाइट की एनर्जी होगी एच न्यू। लाइट बोले या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोले एक ही बात है। अब अगर इसकी एनर्जी बढ़िया है तो ये इलेक्ट्रॉन को उखाड़ फेंकेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आके उड़ने लगेगा। ठीक है, उड़ने लगेगा तो उसमें एनर्जी आ जाएगी 12 mv², है ना? काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी के मैक्स। अब जो भाई एनर्जी सप्लाई तो एक ही जगह से हो रही, कहां से आ रही है? एच न्यू ला रहा है एनर्जी, फिर उखड़ने में भी तो एनर्जी बर्बाद होगी। उस उखड़न में जो एनर्जी जाएगी वो है वर्क फंक्शन, और जो उड़ने में एनर्जी बच जाएगी वो है काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ठीक है, मैं सब कुछ हिंदी में लिख रहा हूं तो याद करने के हिसाब से। पड़ने वाली एनर्जी या गिरने वाली एनर्जी, उखड़ने वाली एनर्जी और उड़ने वाली एनर्जी। फिर हिंदी में तो देख लिया तो इंग्लिश में तो याद ही हो जाएगा। पड़ना, उखड़ना और उड़ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरा मेटल सरफेस पे, गिरने के बाद कुछ एनर्जी खर्च हो गई वर्क फंक्शन के रूप में, इलेक्ट्रॉन के मेटल सरफेस तक उठकर आने में। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन, बस वो अब उड़ने के लिए तैयार ही है लेकिन उड़ा नहीं है। और जैसे ही उड़ने की एनर्जी उसके पास बची रह गई तो वो सच में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके उड़ने भी लगेगा। दो ऑप्शंस हैं, या तो
अगर अगर कई, चलो मैं बना देता हूं सिनेरियोस। अगर एच न्यू इज लेस देन वर्क फंक्शन, इंसिडेंट रेडिएशन ही कमजोर हो गया, नथिंग विल हैपन, हमें लगेगा कुछ हुआ ही नहीं। अगर एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स will mobilize on surface but not leave। मतलब सरफेस पे आके टहलने तो लगेंगे कि भाई हमें कोई हवा भी मार दे तो हम उड़ जाएंगे, बट नॉट लीव इट। इट मतलब सरफेस। और एच न्यू अगर ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है, तब इलेक्ट्रॉन्स विल मोबिलाइज on surface and also leave with the kinetic energy Ke max, where Ke max will be the difference of h nu minus w। तो यार ये कोई नई चीज नहीं, जो ये लिखा हुआ है वही तो ये भी लिखा हुआ है, तो मैं प्लस में याद करना पसंद करता हूं। W क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? वर्क फंक्शन। और हम लोग जानते हैं कि वर्क की यूनिट भी जूल होती, तो इसकी यूनिट जूल होगी, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल होगी, एच न्यू की यूनिट भी जूल होगी। देखिए आइंस्टीन की ये इक्वेशन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इसको मतलब के ई मैक्स को अकेले कर लिया, डब्ल्यू को उस तरफ ले गए, डब्ल्यू यानी वर्क फंक्शन। किसका क्या मतलब है सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। के ई मैक्स इज इक्वल टू ई वी जीरो, ये हम लोग पढ़ चुके थे जब हम लोग ग्राफ्स पढ़ रहे थे। और वर्क फंक्शन जो है वो यहां से आ जाएगा। देखिए ये वाला केस लिखिए, देखिए जब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन्स मोबिलाइज हो जाए, मेटल सरफेस पे पहुंच जाए, इधर उधर चलने लगे, लेकिन उसका सरफेस लूज ना कर सके, यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर किक आउट करने या इजेक्ट आउट करने में सक्षम है, तो उस फ्रीक्वेंसी को सम्मान देंगे, उसे बोलेंगे एच न्यू नॉट। एच मतलब उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे न्यू नॉट, और उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे एच न्यू नॉट। उस एनर्जी का नया नाम हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज दैट मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग electrons of a metal to its surface through some radiation of frequency nu naught। अब जब इतना हो गया तो थोड़ा और लिख लेते हैं भाई। कैसे लिख लेंगे? के मैक्स एच न्यू नॉट, तो एक बढ़िया फॉर्मूला बन गया। के मैक्स को भी हम लोग EV0 लिख सकते हैं। EV0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये याद रखिएगा, V0 अलग चीज है और न्यू नॉट अलग चीज है ना। तो एक बढ़िया फॉर्मूला ये बन गया। फिर हम लोग अब लेमडा वाले में भी जा सकते हैं। एनर्जी को चाहे एच न्यू बोलो या एच सी बाई लेमडा, एक ही बात है यहां पे। अब c स्पीड ऑफ लाइट है, ये पता ही है आपको। तो एच सी कॉमन ले लीजिए, 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा 0। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला बन गया। मेरे हिसाब से आपको बेसिक चीजें याद रखनी चाहिए। आप ये याद रखें, ये याद रखें, ये याद रखिए। एच न्यू और एच सी बाई लेमडा एक ही चीज है, ये याद रखिए बस। ठीक है। सवाल देखिए किस तरह आएगा। वो कहेंगे कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी थी
जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस पे आ गया। फिर एक नई फ्रीक्वेंसी डाली गई न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई। तो बताइए वर्क फंक्शन कितना होगा, बताइए उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। इस तरह के सवाल आएंगे। हम लोगों ने सीखा था कि एक इंसिडेंट लाइट रे आएगी एच न्यू, उससे आने वाली जो एनर्जी है वो दो जगह खर्च होगी। एक तो इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस पे लाने के लिए, उसे कहते हैं हम वर्क फंक्शन, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसे उड़ा देने में। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो ये फिर उड़ने लगेगा और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ जाएगा। एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यही है आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसे लिख लो इसे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लोग EV0 लिख लिए। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है। पूरी इक्वेशन को E से डिवाइड कर लो। अब इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। y एक्सिस में स्टॉपिंग पोटेंशियल और x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि y इंटरसेप्ट जो है वो -w/e है। तो w/e लेंथ पे हम लोग नेगेटिव y एक्सिस को काटेंगे और स्लोप इसका h/e है, उसी के हिसाब से प्लॉट कर देंगे। उसी तरह एक और ग्राफ बनाया जा सकता है भाई। ये जो है आइंस्टीन इक्वेशन को यहां लिख दिया दोबारा हमने। ये भी तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह है। y एक्सिस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी, इसकी स्लोप है प्लैंक्स कांस्टेंट h के बराबर, और इसका y इंटरसेप्ट है किसके बराबर, वर्क फंक्शन के बराबर। ये भी नेगेटिव साइन में है तो ये भी यहां से शुरू होगा। हो गया काम इसका भी। नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क फंक्शन tan अल्फा बराबर h बराबर स्लोप h है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो दो ग्राफ हमारे तैयार हैं। तीन और ग्राफ्स हैं, ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हैं। जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी तब तक बिल्कुल भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको दिखेगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली स्टार्ट हो जाता है 10⁻⁹ सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, यानी इतना टाइम उसे लगता है बिल्डअप होने के लिए। और बिल्डअप कैसे होता है, वो इस तरह। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा। तो हमारे लिए ह्यूमंस के लिए ये प्रैक्टिकली इंस्टेंटली हो रहा है, स्पॉन्टेनियस फोटो करंट हम लोग बोल देते हैं इसे। स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह कल को कोई पूछ ले, मतलब हम ये जानते हैं के ई मैक्स इज इक्वल टू EV0। V0 इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है तो EV0 भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप इस V0 की जगह के ई मैक्स लिख सकते हैं। एक और ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये है के ई मैक्स और इंटेंसिटी इधर प्लॉट कर लो, और ये भी एक बिल्कुल वैसी ही स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने पहली बार ये प्रूव किया
कि भाई लाइट जो है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बनी हुई है। इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला गया क्वांटम ऑफ एनर्जी रेडिएशंस। क्वांटम या पैकेट जो है वो किससे बने होते हैं? फोटॉन से बने होते हैं। फोटॉन्स मासलेस चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर एनर्जी होती है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स को समझेंगे। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसा बिहेव करता है जैसे कि पार्टिकल से बना हो। उन्हीं पार्टिकल को हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। वैक्यूम में मौका मिले तो ये सारे फोटॉन्स स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। क्योंकि फोटॉन मासलेस होते हैं तो भाई रेस्ट पे नहीं रह सकते वो। जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फोटॉन की हम चर्चा कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के टर्म्स में हम उस फोटॉन का इनर्शियल मास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज्यादा कठिन नहीं है, आप समझिए E इज इक्वल टू mc² होता है। तो m हम मास ऑफ फोटॉन ले रहे हैं, m इज इक्वल टू E/c² होगा। E क्या हो जाएगा? h न्यू, तो h न्यू/c² आ गया। दूसरी तरीके से क्या कर सकते हैं? m इज इक्वल टू E क्या होता है? hc/λ होता है, c², तो एक c कट जाएगा, तो m क्या आ गया? h/c⁻, ये वाला। फोटॉन स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, कोई नई बात नहीं है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जितने भी फोटॉन होंगे उनकी एनर्जी केवल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, वो एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर E इज इक्वल टू hc/λ। इसमें कहीं पे भी इंटेंसिटी का कोई काम नहीं है। और E इज इक्वल टू एच न्यू और hc/λ है, तो बहुत देर से पढ़ ही रहे हैं हम लोग। फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से उन पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो अब हम लोग सीख गए फोटॉन्स आर मासलेस एंड चार्जलेस पार्टिकल्स। अगर फोटॉन का किसी पार्टिकल से टक्कर होती है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन जाता है और इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार के उसे बाहर उखाड़ फेंकता है, इस तरह की स्थिति में एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व्ड नहीं रहेंगे। मोमेंटम ऑफ फोटॉन होता क्या है? मोमेंटम P इज इक्वल टू h न्यू/c या h/λ। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है और लेमडा वेवलेंथ है। उसी तरह h न्यू इज इक्वल टू एनर्जी होता था और E इज इक्वल टू hc/λ भी एनर्जी का फॉर्मूला है। और फोटॉन्स डिफ्रैक्शन भी दिखा सकते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में। शुरू करते हैं फोटोसेल। यहां पर लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक आई भी कहते हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये रही सेमी सिलिंड्रिकल फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट, हम इसे C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी को आप एमीटर भी कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी से निकलेंगे। फिर एक कलेक्टर A लगा दिया, C से कैथोड, A से एनोड। फिर इसमें ग्लास की कवरिंग लगा दी, फिर उसे एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया और करंट नापने का भी जुगाड़ बना लिया। इस पूरे सेटअप को हम लोग कहते हैं फोटोसेल। तो जब एक अच्छी लाइट, सूटेबल लाइट इंसिडेंट कराई जाती है एमीटर पे, तो यहां से निकल के फोटो इलेक्ट्रॉन आके इस पे चिपक जाते हैं, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुलाता है और सर्किट अपना कंप्लीट हो जाता है। और ये जो करंट जनरेट करता है वो किस ऑर्डर का होता है? माइक्रो एम्पियर का।
तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे? वो फ्रीक्वेंसी होगी ऐसी जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एप्लीकेशंस ऑफ फोटोसेल, टीवी में यूज कर सकते हैं, सिनेमा में यूज कर सकते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, फायर अलार्म, बर्गलर अलार्म, स्टार्स का टेम्परेचर मेजर करने में और प्लैंक्स कांस्टेंट को कैलकुलेट करने में। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, डी ब्रॉगली अंकल आए, उन्होंने कहा कि भाई जब लाइट वेव थी और पार्टिकल जैसा बिहेव करने लगी तो जो पार्टिकल है वो भी किसी ना किसी कंडीशन में तो वेव की तरह बिहेव करेंगे। तो साइंटिस्ट बोले अरे हमें भी वेव कैरेक्टर है क्या? तो काफी लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन बाद में वो उसको प्रूव कर पाए कि हाँ, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल हैं वो दिखा सकते हैं वेव कैरेक्टर। तो mv तो हो गया मोमेंटम, h बाई पी एक्चुअली में जो हमारे डी ब्रॉगली ने फॉर्मूला दिया था वो h बाई पी है। h वही पुराना प्लैंक्स कांस्टेंट, p मोमेंटम और लेमडा वेवलेंथ, उस वेवलेंथ जिससे वेव कैरेक्टर अपना इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल दिखाएगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है वो 10 टू द पावर 7 वेलोसिटी से चल रहा है। भाई 10 टू द पावर 8 से ज्यादा तो चल नहीं पाएगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा चलना नहीं है। तो उसकी वेवलेंथ क्या हो सकती है? कैलकुलेट करते हैं। यानी कि अपना पार्टिकल अगर लाइट की स्पीड से चलता है, लाइट की स्पीड से थोड़ा कम चलता है, 10 टू द पावर 7 में चलता है, तो उस केस में उसकी वेवलेंथ ऐसी होगी, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में पहुंच जाएगी। तो वेव कैरेक्टर तो दिखेगा। लेमडा, एम, वी और एच का क्या मतलब है वो लिख दिया गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक एक एम और मल्टीप्लाई किया। आप ध्यान दीजिए इन दोनों स्टेप्स में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज लिखिए, एम स्क्वायर को काट के फिर ऊपर वाला आ जाएगा। तो एम वी को हम लोगों ने ऐसा निकाल लिया, √2ke बाई एम। अब सही लिखा। एम वी का मतलब हो गया √2m ke। अब हम जानते हैं कि डी ब्रॉगली ने कहा था लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम वी, तो इसी एम वी को वहां रख दो। अब कोई एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगा दिया तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV कर दिया। जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0, तब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल था, ये इलेक्ट्रॉन था। अब एक पोटेंशियल ये तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता था, ये सेम डायरेक्शन में लगा दो तो ये जो भी चार्ज पार्टिकल है उसको और तेज भगाएगा। तो इसीलिए इसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब के ई को यानी काइनेटिक एनर्जी को आप QV से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें मास और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने रख दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दी, लेकिन हम चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालें, V जो है वोल्ट में डालें, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई √V, ठीक है। आप ये वोल्ट में डालिए और ये आप उसमें डालिए, एंगस्ट्रॉम में अपने आप आ जाएगा। एक ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, वरना आप ये भी यूज कर सकते हैं, बट ये काफी काम आता है एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि अब ये सब कैलकुलेशन करने से बच जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय हाई टेम्परेचर की वजह से किसी भी पार्टिकल को हम बहुत हाई वेलोसिटी दे पा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी उसकी हाई टेम्परेचर की वजह से बढ़ा पा रहे हैं, तो फिर ये हो जाएगा, है ना। हमने काइनेटिक एनर्जी की जगह 3/2kT रख दिया, जहां के ये वाला के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, √3m के